नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो जो साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन साथियों से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हमारे लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो की लिंक को कॉपी कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं आज की अपनी वीडियो में हम एक सकारात्मक विचार पर। तो आज का जो हमारा विचार है वो ये है कि जीवन में कई मूल्यों के बीच में सबसे अधिक जो है स्वतंत्रता की सराहना करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है लाइफ में? सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे क्योंकि जब आप स्वतंत्र होते हैं तो फिर आप स्वतंत्र होकर के डिसीजन ले पाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में आप सक्षम होते हैं। और जब आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन न केवल आपके लिए बेहतर है बल्कि आपकी सोसाइटी के लिए भी बेहतर होता है, आपके नेशन के लिए भी बेहतर होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको इंडिपेंडेंस की वैल्यू समझना है कि इंडिपेंडेंट जब आप होते हैं तो आप बेहतर डिसीजन लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए स्वतंत्रता को हमें जो है ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। तो ये आज का हमारा विचार हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं वीडियो की रूपरेखा के बारे में, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो की यदि आप बात करें, सबसे पहले बात करेंगे आज के इस वीडियो में इंडिया यूके ट्रेड डील को लेकर के। खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो वर्तमान समय में यूके की यात्रा पर गए हुए हैं। तो इस यात्रा के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन पर डिस्कशन हुआ है, जिसमें से एक व्यापार का मुद्दा भी था और व्यापार के मुद्दे को लेकर के एक डील भी साइन यहाँ पर आपको देखने को मिली है भारत और यूके के बीच में। तो उसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या जरूरी बातें यहाँ से निकल करके आई हैं उन पर बात करेंगे। अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका एक रिसर्च पब्लिश हुई है, तकरीबन 24 सालों की रिसर्च है। 24 साल तक जो है इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया, उसके बाद अब इस रिसर्च के जो निष्कर्ष हैं वो यहाँ पर निकल करके आए हैं। और रिसर्च ये बताती है कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो, और उसमें भी खासतौर पर अगर आप भारत की बात करें तो भारत में जो आपके कोरल्स मौजूद हैं, जो कोरल आइलैंड है, खासतौर पर लक्षद्वीप की यहाँ पर बात की गई है, इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। कोरल की संख्या में कमी आ रही है। लक्षद्वीप में कोरल की जो संख्या है वो लगभग आधी हो चुकी है और इसके साथ साथ इनका जो रिकवरी रेट है वो भी काफी ज्यादा कम है। तो इस पर अभी हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से नई ड्राफ्ट पॉलिसी पेश की गई है, टेलीकॉम पॉलिसी पेश की गई है। तो ये टेलीकॉम पॉलिसी क्या है, टेलीकॉम पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस पूरी टेलीकॉम पॉलिसी में मिलेंगी, उन पर हम चर्चा करेंगे। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पर मौजूद हैं जो खबरें हमारे एग्जाम के लिहाज से जरूरी हैं, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ अंत में अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी रहेंगी, एक करंट अफेयर का सवाल भी रहेगा जो आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी जरूरी बातें हैं, वो आप तक पहुंच सकें। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं सबसे पहले अपनी पहली खबर को लेकर के। तो आज की हमारी जो पहली खबर है वो बेसिकली यहाँ पर आपकी पीडीएफ गलत लगी है, पीडीएफ जो है कल वाली ही है, इसको आप जो है काट कर दीजिएगा। खबर हमारी ये है कि बेसिकली भारतीय प्रधानमंत्री आपका यूके की यात्रा पर गए हुए हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और यूके के बीच में संबंधों को और बेहतर करने को लेकर के डिस्कशन हुआ है, अलग अलग सेगमेंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ है। जैसे भारत, और हमने पहले भी इस पर बात की थी कि भारत और यूके के बीच में जो यात्रा होने वाली है, खासतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा होने वाली है, इस यात्रा के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा, जिसमें व्यापार शामिल है, जिसमें एनवायरमेंट शामिल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट शामिल है। तो बहुत सारे सेगमेंट है, क्लाइमेट चेंज जिसमें शामिल है। लेकिन दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन पर हमने खासतौर पर डिस्कशन किया था। इसमें से पहला आपका पॉइंट था कि यूके की धरती को किस तरीके से खालिस्तानी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत के खिलाफ उन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत इसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर करने वाला था। दूसरा जो पॉइंट था वो बेसिकली जो आर्थिक भगौड़े यूके में छुपे हुए हैं, जो फिगेटिव, जो इकोनॉमिक फिगेटिव यूके में छुपे हुए हैं, उनको वापस भारत में लाने को लेकर भी डिस्कशन किया जा रहा था। तो अब यहाँ पर यह यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ है, सबसे पहले व्यापार को लेकर के, उस पर हम बात करते हैं। तो व्यापार को लेकर के भारत और यूके के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट सेटा पर साइन हुए हैं। याद रखना है आपको, ये आपसे पूछा जा सकता है। सेटा पर साइन हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट। क्या है सेटा? क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट। तो भारत और यूके के बीच में सेटा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें भारत की तरफ से, भारत के जो व्यापार मंत्री हैं
पीयूष गोयल जी, उन्होंने हस्ताक्षर किए, और ब्रिटेन की तरफ से पीयूष गोयल जी के जो समकक्ष थे, यानी कि ब्रिटेन के जो मिनिस्टर थे ट्रेड के, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इस दौरान रोड मैप 2030 को बदल करके नया फ्रेमवर्क दिया गया है जिसका नाम है इंडिया यूके विजन 2035। तो इसको 5 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना है, अब भारत और यूके के बीच में जो व्यापार का मेन डॉक्यूमेंट है या पूरे संबंधों का जो मेन डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? इंडिया यूके विजन 2035। ये क्या है? भारत और यूके के संबंधों का सबसे मेन डॉक्यूमेंट, अब आप इसको मान सकते हैं, जो कि अगले आने वाले कुछ समय में भारत और यूके के संबंधों को गाइड करने वाला है। अब यहां पर जो आपका ये जो ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है CETA यानी सेटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट, इस ट्रेड अग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, थोड़ा सा उनको हम समझने की कोशिश अगर आप करें तो सबसे पहले यहाँ पर यूके के जो उत्पाद हैं जो कि भारत में बेचे जाते हैं, उन उत्पादों पर पहले जो औसतन टैरिफ लगता था वो 30% के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब इस टैरिफ को घटा करके कम करने की बात हो रही है। अब इस टैरिफ को घटा करके 15% से 3% औसत लाने पर विचार हो रहा है। इतना जो है कर दिया जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी उत्पाद यूके के हैं जो भारत में बेचे जाते हैं उन पर अब पहले जो औसतन टैरिफ लगता था वो कितना लगता था, माफ कीजिएगा, 15% के आसपास लगता था। अगर 30 हो गया हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 15% के आसपास पहले औसतन टैरिफ लगता था, जिसको घटा करके अब 3% करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा 90% जो आपकी टैरिफ लाइनें हैं ये कटौती के दायरे में आ जाएंगी, यानी कि ओवरऑल जितना भी प्रोडक्ट आता है उसमें से 90% जो प्रोडक्ट हैं वो उन पर आपका औसतन 3% तक टैरिफ लगेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो कि ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। ड्यूटी फ्री हो जाने का मतलब यह है कि उन पर ड्यूटी लगाई ही नहीं जाएगी, वो मुफ्त में भारत में प्रवेश कर पाएंगे, बिना किसी शुल्क को दिए भारत में प्रवेश कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें जो कटौती की गई है, जैसे स्कॉटिश विस्की जो है बहुत ज्यादा फेमस है स्कॉटलैंड की, इस पर भारत पहले 150% का टैरिफ लगाता था, लेकिन अब इस टैरिफ को घटा करके 75% करने पर विचार किया जा रहा है, और प्लान ये है कि अगले आने वाले 10 वर्षों में इसको 40% तक हम करेंगे। याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर स्कॉटिश विस्की को लेकर के है। पहले इस पर 150% टैरिफ लगता था, अब इसको घटा करके तत्काल प्रभाव से 75% कर दिया गया है, और टारगेट ये है कि इसको हम 40% के आसपास लेकर के आएंगे। इसके अलावा जो कारें यूके से आकर के भारत में बेची जाती हैं उन कारों पर पहले भारत सरकार 110% का टैरिफ लगाती थी, यानी कि अगर 100 रुपए की कार है तो उस पर 110% का टैरिफ जो है लगाया जाता था, और वो कार जो है 210 रुपए की हो जाती थी। 100 रुपए की कार 210 रुपए की हो जाती थी। अब यहाँ पर टैरिफ को 110 रुपए से घटा करके 110% से घटा करके 10% करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि अगले 5 सालों में किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके यूके को लेकर के हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के लगभग जो आपके 99% जो उत्पाद हैं वो आपका ड्यूटी फ्री जो है प्रवेश यूके में कर पाएंगे, यानी कि जो सामान भारत यूके में भेजता है उस सामान पर भी यहाँ पर आपको भारत को छूट मिलने वाली है, उस सामान पर भी कम टैरिफ अब यूके जो है लगाएगा। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत के कौन कौन से क्षेत्रों को इससे फायदा होगा उनकी अगर आप बात करें, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र से सामान सबसे ज्यादा यूके में भेजा जाता है, उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर है यानी कि कपड़ों का क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा कपड़े जो है हम यूके में भेजते हैं। फिर आपका जूतों का सेगमेंट है, चमड़ा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, रसायन हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो गया, समुद्री उत्पाद है, रत्न और आभूषण है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि आपका भारत और यूके के व्यापार में इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर भारत जो है वो इन क्षेत्रों से ज्यादा सामान आपका यूके में बेचता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं जिन संवेदनशील क्षेत्रों को भारत की तरफ से इस पूरे अग्रीमेंट से बाहर रखा गया है। कौन कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं? तो इसमें आपका सबसे पहले डेयरी सेगमेंट है। डेयरी सेगमेंट को आपको याद होगा भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है उसमें भी डेयरी सेगमेंट को लेकर के काफी ज्यादा विवाद है। वहां भी डेयरी जो प्रोडक्ट हैं उनको अग्रीमेंट से बाहर रखने को लेकर के बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर भी जो भारत और यूके के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें भी डेयरी सेगमेंट को बाहर रखा गया है, क्योंकि अगर हम डेयरी सेगमेंट को इस पूरे एग्रीमेंट के अंतर्गत लेकर के आते हैं तो इसकी वजह से भारत के जो किसान हैं, भारत के जो आपके पशुपालक हैं, उनको जो यूके की इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो यूके की डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारत के छोटे जो किसान हैं या छोटे पशुपालक जो हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सरकार ने कोशिश की है कि डेयरी सेगमेंट को यहां से बाहर रखा जाए। सेब हो गया, एप्पल्स जो हैं उनको यहां से बाहर रखा गया है, जई है, एडिबल ऑयल है, इनको बाहर रखा गया है। तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को इस पूरे एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया गया।
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका एक अग्रीमेंट इस बात को लेकर भी साइन हुआ है, एक अग्रीमेंट भारत और यूके के बीच में दोहरे अंशदान को लेकर भी साइन हुआ है। इसमें क्या होगा कि बेसिकली अभी क्या होता है कि जो लोग यूके में काम करने जाते हैं या जो लोग यूके में काम करने जाते हैं उनको जो काम देने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों को बेसिकली सोशल सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो यूके की सरकार को देना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा भुगतान जो है या सोशल सिक्योरिटी पेमेंट जो है वो यूके की सरकार को देनी पड़ती है, ताकि यूके की सरकार सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उसका या पेमेंट जो है वो थोड़ी सी उन व्यक्तियों से या उन कंपनियों से लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भारत और यूके के बीच में अग्रीमेंट पर साइन कर लिया गया है कि जो भी व्यक्ति यूके में जाकर के काम करेगा, जो भी भारतीय पेशेवर यूके में जाकर के काम करेंगे या उनको नियुक्त करने वाले जो नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वो बेसिकली उनको अब सोशल सिक्योरिटी अमाउंट का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? तो इससे बेसिकली फायदा ये होगा कि जो आपके इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे? ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो पाएंगे। ये समस्या क्यों आती है? अब अभी अगर क्यों आती है समस्या, तो समस्या इस वजह से आती है क्योंकि यूके की तरफ से केवल भारत पर ये नहीं लगाया जाता है। जो सोशल सिक्योरिटी पेमेंट है ये केवल भारत पर नहीं लगाया जाता, बल्कि दुनिया के हर एक अलग देश से आने वाले व्यक्ति पर जो है सोशल सिक्योरिटी पेमेंट लगाई जाती है। अब यहाँ पर यूके और भारत सरकार के बीच में अग्रीमेंट हो गया है कि भारत से जो लोग जाएंगे उन पर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट नहीं लगाई जाएगी, या उनके जो एम्प्लॉयर हैं वो सोशल सिक्योरिटी पेमेंट का भुगतान नहीं करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि यूके की कंपनियों को अगर दो व्यक्तियों को चूज करना है, एक व्यक्ति पाकिस्तान से आता है, एक व्यक्ति इंडिया से आता है, तो अगर वो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को चूज करते हैं तो फिर उनको सामाजिक सुरक्षा भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भारत से आने वाले व्यक्ति को चूज करते हैं तो उनको सामाजिक सुरक्षा भुगतान का जो है नहीं करना पड़ेगा। इससे फायदा यही होगा कि भारतीय लोग ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो पाएंगे और उनको ज्यादा रोजगार जो है वो आपको यूके में मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक ये भी अच्छी बात है कि भारत सरकार की तरफ से अपने डायस्पोरा को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर किए गए हैं। अगला अगर आप देखें तो दोनों देश जो है यूके और भारत, इन्होंने जो दुनिया भर का ग्लोबल गवर्निंग स्ट्रक्चर है, जिसमें आप यूएन को शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप जो है कॉमनवेल्थ को शामिल कर सकते हैं, डब्ल्यूएचओ को शामिल कर सकते हैं, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो तमाम आपकी इंस्टीट्यूशन हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की बात की गई है। इसके अलावा इसी पूरी यात्रा के दौरान अभी हाल ही में यूके के जो प्रधानमंत्री हैं और यूके के जो तमाम ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की मेंबरशिप को लेकर भी बेसिकली यहां पर अपना समर्थन प्रदान किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहे। इसके अलावा इस पूरी यात्रा के दौरान आतंकवाद, खासतौर पर पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसको लेकर भी आपको भारत और यूके के बीच में जो है डिस्कशन देखने को मिला, उसको लेकर भी बातचीत आपको देखने को मिली। इसके साथ साथ यूके की धरती को किस तरीके से खालिस्तानी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर भी बातचीत हुई। और फिर यहाँ पर आपका जो आर्थिक अपराधी हैं, जो इकोनॉमिक फिगेटिव्स हैं, जो आर्थिक भगौड़े हैं, उनको लेकर भी बातचीत हुई। इसमें खासतौर पर आप देखें तो विजय माल्या आपको कहां पर मिलेंगे? यूके में देखने को मिल जाएंगे। विजय माल्या एक जो पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं उनको जो है आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो भारतीय एजेंसीज हैं वो विजय माल्या को नहीं ढूंढ पा रही हैं। तो ये चीज यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको लेकर भी बातचीत आपको देखने को मिली। अब इस पूरे जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसके राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों की अगर आप बात करें, उसके पॉलिटिकल टारगेट्स क्या हैं और इकोनॉमिक टारगेट्स क्या हैं। तो पॉलिटिकल टारगेट्स, अगर इकोनॉमिक टारगेट सबसे पहले अगर आप देखें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे अग्रीमेंट की वजह से यूके की अर्थव्यवस्था में 2040 तक 4.8 बिलियन वार्षिक वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। इस पूरे द्विपक्षीय समझौते की वजह से दोनों देशों का जो बायलैटरल व्यापार है, जो बायलैटरल ट्रेड है, वो 25.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान समय में अगर आप देखें तो 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का संयुक्त टारगेट यहां पर डिसाइड किया गया है। याद रखना है आपको, यह आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। यह आंकड़ा कहता है कि भारत और यूके के बीच में वर्तमान समय में जो टोटल व्यापार है वो 56 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसको दोगुना करने का टारगेट जो है वो यहाँ पर 2030 तक, यानी कि अगले 5 सालों में दोगुना करने का टारगेट डिसाइड किया गया है। तो ये चीज आप भारत और यूके के संबंधों पर अगर कोई भी सवाल आता है तो उसमें आप एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट के तौर पर इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि वर्तमान में जो ट्रेड है वो 56 बिलियन डॉलर के आसपास है और टारगेट ये है कि 2030 तक इसको दोगुना किया जाए। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर देखा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पर हमारी जो पहली खबर है वो होती है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका कोरल कवर का अध्ययन करती है, या आप कह सकते हैं कोरल आइलैंड का अध्ययन करती है। कौन से कोरल आइलैंड का? तो लक्षद्वीप का अध्ययन यहाँ पर किया गया है।
लक्षद्वीप का अध्ययन किया गया है। तकरीबन 24 सालों से इस स्टडी को कंडक्ट किया जा रहा था और स्टडी ये बताती है कि लक्षद्वीप में जो आपका कोरल्स मौजूद हैं, पिछले 24 सालों में लक्षद्वीप के कोरल्स में आपको लगभग 50% की गिरावट जो है, लगभग आधी गिरावट जो है वो आपको देखने को मिली है। ये खबर मिलेगी आपको पेज नंबर 2 पर और आप इसको जीएस पेपर 3 यानी कि एनवायरमेंट के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पर डाइवर्स जो हैं वो कोरल के पास में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर डिटेल से बात करते हैं। खबर सबसे पहले यही है कि 24 वर्षीय लंबे अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो प्रवाल मौजूद हैं, जो प्रवालों की संख्या है वो 1998 की तुलना में वर्तमान समय में, यानी कि अभी अगर आप देखें तो 1998 की तुलना में अभी लगभग घटकर आधी रह गई है। अगर आंकड़ों की बात करें आप तो डेटा ये बताता है कि जो कोरल्स का कवर है वो 1998 में 37.2% के आसपास था, जो कि अब घट करके 2022 में 19.6% के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि ये लगभग आपका 50% की गिरावट को दर्शाता है। पहले कितना था? पहले 37% के आसपास कवर हुआ करता था कोरल्स का, जो कि अब घट करके 19% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि आपका लगभग आधी या 50% की गिरावट को दर्शाता है। इसके पीछे के रीजन अगर आप देखें तो सबसे पहला और जो सबसे मेन रीजन है जो आपको याद रखना है वो है जलवायु परिवर्तन। क्या है आपका? क्लाइमेट चेंज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है, जैसा कि इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से होता क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको हीट वेव देखने को मिलती है, वो भी कोई ऐसी वैसी हीट वेव नहीं, मरीन हीट वेव की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले हीट वेव क्या होता है? हीट वेव बेसिकली आपका वो सिचुएशन है जहां पर एक जगह का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो अगर किसी जगह का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो कहा जाता है कि वहां पर हीट वेव आई है। आपको आपके आसपास जो है, खासतौर पर भारत में या दुनिया के अलग अलग देशों में हीट वेव की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। गर्मियों के दौरान जब आपके क्षेत्र के आसपास हवा का जो तापमान है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है और ये कई बार हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसी तरीके से ये जो जिस हीट वेव की अभी हम बात कर रहे हैं, ये हीट वेव आपका लैंड पर आती है, यानी कि आपको धरती पर देखने को मिलती है या सामान्य भूमि जो है उस पर देखने को मिलती है। लेकिन एक मरीन हीट वेव भी होती है जहां पर जो आपका समुद्र के किसी स्पेसिफिक एरिया का जो तापमान है, इसका तापमान आसपास के क्षेत्र के तापमान के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जब जब किसी एक क्षेत्र का तापमान आसपास के क्षेत्र के तापमान से ज्यादा हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? मरीन हीट वेव कहा जाता है। तो अब यहाँ पर रिपोर्ट ये बताती है कि आपकी मरीन हीट वेव की जो घटनाएं हैं वो भारत के आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ी हैं और इन्हीं घटनाओं की वजह से आपको ये जो प्रवालों को नुकसान हो रहा है या कोरल ब्लीचिंग जो है ये आपको देखने को मिली है। फिर जलवायु परिवर्तन की वजह से आपका जो तापमान है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है। और अगर आपने कभी कोरल्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो कोरल्स होती हैं वो टेम्परेचर के प्रति काफी ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, काफी संवेदनशील होती हैं और इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज आता है, कोरल्स में आपको ब्लीचिंग, कोरल्स में आपको स्ट्रेस देखने को मिलता है और स्ट्रेस की वजह से ब्लीचिंग होती है और फिर उनका समापन हो जाता है। तो टेम्परेचर जो दुनिया भर में बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आपका जो कोरल्स हैं उनमें काफी नुकसान हुआ है। फिर आपका जो पुनर्प्राप्ति की दर है, इन दोनों का प्रभाव क्या है? इन दोनों का प्रभाव ये है कि जो आपकी पुनर्प्राप्ति की दर है, यानी कि जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट आपका काफी ज्यादा धीमा हो चुका है, रिकवरी रेट काफी ज्यादा कम हो चुका है। और अब आप सोच करके देखिए कि नुकसान जो है 10% की गति से हो रहा है, रिकवरी 5% की गति से हो रही है, तो अब कितने समय तक ये बच पाएगा? क्योंकि नुकसान तो ज्यादा तेजी से हो रहा है और यही सिचुएशन यहाँ पर भी मौजूद है कि रिकवरी कम तेजी से हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आपका जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है। ये घटना भी, ये पूरा ट्रेंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो बात यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट में बताई गई है वो स्थानिक परिस्थितियों के प्रभाव को लेकर के है, लोकल कंडीशंस के प्रभाव को लेकर के है। रिपोर्ट ये बताती है कि बेसिकली बहुत सारे जो आपके लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका लहरों का जो दबाव है, यानी कि जो आपका जो वेव्स होती हैं उनका जो दबाव है, उनका जो स्ट्रेस है, या फिर आपका जो जिस क्षेत्र में कोरल्स मौजूद हैं उनकी गहराई कितनी है, ये जो तमाम आपके लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स भी कोरल ब्लीचिंग में और कोरल को समाप्त करने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। तो इसीलिए रिपोर्ट ये बताती है कि बेसिकली हर एक कोरल जो है वो अलग होता है, वो यूनिक होता है और उस पर उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है। इसीलिए रिपोर्ट में इस बात का सुझाव दिया गया है कि हमें दुनिया भर में कुछ पैरामीटर्स इस्तेमाल करके एक ऐसे एल्गोरिदम बनाने चाहिए या ऐसा मेथड डेवलप करना चाहिए जो हर कोरल है उसकी स्थिति को एक स्पेसिफिक आधार पर आकलित कर सके या उसका मूल्यांकन कर सके। तो ये बातें इस पूरी रिपोर्ट में बताई गई हैं।
अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कोरल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने कोरल ब्लीचिंग को लेकर के बात की है, अब कोरल के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। कोरल क्या है? कोरल बेसिकली आपका अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तस्वीर में भी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये आपका कोरल्स हैं। क्या है? कोरल्स हैं। तो कोरल्स क्या है? लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेड अप ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कॉलोनियल मैरीटाइम इन्वर्टिब्रेट्स कोरल। तो एक इन्वर्टिब्रेट होता है जो जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको कोरल बोला जाता है, या जिसको आप इंडिविजुअली अगर आप देखें, जब ये ग्रुप में होता है तो इसको कोरल बोला जाता है, जब ये बहुत सारे एक साथ होते हैं जब इनको कोरल बोला जाता है, और जब ये अलग इनको इंडिविजुअली अगर आप बोलें तो इसको पॉलिप बोला जाता है। याद रखना है आपको कि कोरल्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं, कोरल्स में आपको पॉलिप्स देखने को मिलते हैं। तो पॉलिप्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो इनके माध्यम से ये कोरल का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे पॉलिप्स जब आपस में जुड़ते हैं तो ये कलेक्टिवली कोरल का निर्माण करते हैं। तो कोरल क्या है? अंडर वाटर स्ट्रक्चर है जो कि पॉलिप्स से बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, पॉलिप से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपने देखा होगा, अगर आपने कभी भी कोरल की तस्वीरें देखी हैं तो आपने देखा होगा कि वो रंग बिरंगे होते हैं, यानी कि उनमें बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो रंग है, ये रंग बेसिकली उनको जूजेंथिल से मिलता है, जूजेंथिलाई से आपको ये रंग उनको देखने को मिलता है। और जूजेंथल ये क्या है? ये एक एल्गाई है जो कि पॉलिप्स के साथ, या फिर आप कह सकते हैं जो कि कोरल्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जूजेंथिल जो है वो कोरल्स के साथ एक सिम्बायोटिक या आपका जो पॉलिप्स है उसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब यह है कि बेसिकली इसके माध्यम से, ये जो संबंध है, इस संबंध के माध्यम से कोरल्स को भी फायदा होता है और इस संबंध के माध्यम से जूजेंथल को भी फायदा होता है। तो इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में संबंधित हैं उन दोनों को ही उस पूरे संबंध से फायदा हो रहा है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके अलावा जो आपकी कोरल्स हैं उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है। याद रखना है आपसे, सीधे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के सवाल में कि रेन फॉरेस्ट ऑफ सी किसको कहा जाता है? तो कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है। इसके अलावा कोरल्स जो है वो दुनिया भर की 25% मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको सपोर्ट करती हैं और इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ की अगर आप बात करें तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड है। 1988 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी। इंडिया में कोरल रीफ्स की अगर आप बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में आपको कोरल रीफ्स मिल जाएंगे, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ में आपको मिल जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार में आपको मिल जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये भारत का प्रवाल द्वीप है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली आपका कई बार जो है कोस्टलाइन में एक सपोर्ट के तौर पर भी काम करते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि ये अगर आपके कोस्टलाइन वाला एरिया है तो कोस्टलाइन के एरिया में यहाँ पर आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे, तो जो लहरें आपका आती हैं वो लहरें कई बार इनसे टकरा जाती हैं और इसकी वजह से इन लहरों की जो पावर है वो पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो कई बार जो आपका जो कोस्टल एरिया है उसको बचाने के लिए भी कोरल रीफ्स काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए भी कोरल रीफ्स काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। दूसरा जो इनका जो अब जैसे यहाँ पर अगर आप ये मान लीजिए कोरल रीफ्स नहीं होती और ये आपका क्या है, तटीय इलाका है, कोस्टल एरिया है, तो जब लहरें यहाँ पर जाती हैं तो इसकी वजह से आपका जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर इरोजन आपको देखने को मिलता, यहाँ पर कटाव आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जो है कोरल रीफ्स मौजूद हैं तो कोरल रीफ्स के मौजूद होने की वजह से इरोजन यहाँ पर रुक जाता है। तो कोस्टल एरियाज के इरोजन को रोकने के लिए भी बेसिकली जो आपके कोरल रीफ्स हैं वो काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट अगर आप देखें तो ये जॉब जनरेट करती हैं, ये अपॉर्चुनिटी देती हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए या फिर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो टूरिज्म के लिए भी इनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कई बार जो है ये जैसे आपका ग्रेट बैरियर रीफ ही जो है वही टूरिज्म के लिए काफी जरूरी है, तो टूरिज्म के लिए भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी इनको इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर आपका कई बार इनको फूड और मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी इनकी इंपॉर्टेंस है। अब कोरल ब्लीचिंग का एक कॉन्सेप्ट आपने कई बार सुना होगा, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो कोरल ब्लीचिंग का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। हमने क्या देखा था कि जो पॉलिप्स हैं या जो कोरल्स हैं वो जूओजेंथल के साथ जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन जैसे ही जो आपका कोरल्स है उस पर कोई स्ट्रेस आता है, उस पर कोई समस्या आती है। स्ट्रेस आने का क्या मतलब है? स्ट्रेस आने का मतलब यह है कि वो जिस आइडियल कंडीशन में रह रहे हैं,
अगर उस आइडियल कंडीशन में कुछ चेंज आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर वो जिस तापमान में रहते हैं, पानी का जो तापमान है, अगर वो तापमान बढ़ जाता है या वो तापमान बहुत कम हो जाता है, या आसपास का जो 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 सूरज की किरण है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, पानी में प्रदूषण हो जाता है तो सूरज की किरण वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, या फिर आपका पानी की जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है या वो और कम हो जाती है, तो ये जो तो आपके चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस बेसिकली स्ट्रेस पैदा करते हैं कोरल्स पर या फिर पॉलिप्स पर। और जैसे ही कोरल्स पर स्ट्रेस पैदा होता है, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि वो जूओजेंथिल को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि अपने रिलेशनशिप को समाप्त कर देते हैं। और जैसे जो आपका पॉलिप्स है उसको अपना कलर कहां से मिलता है, उसको अपना कलर मिलता है जूओजेंथिल से। तो जैसे ही स्ट्रेस आता है वो जूओजेंथिल को बाहर निकाल देते हैं, और इसकी वजह से उनका जो रंग है, जो रंग बिरंगा उनका कलर है, वो रंग गायब हो जाता है और कोरल जो है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। जैसे तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये व्हाइट कलर के कोरल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कोरल्स का जब जब कलर जो है व्हाइट हो जाता है, यानी कि जब उन पर स्ट्रेस पैदा होता है वो जूओजेंथिल को बाहर निकाल देते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग बेसिकली आपका कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं है कि जो आपके जो 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 पॉलिप्स हैं या फिर जो आपका कोरल्स हैं उनकी मृत्यु हो गई है। कोरल अभी भी जीवित हैं, केवल उन पर स्ट्रेस आया है, केवल समस्या आई है। लेकिन ये जो कोरल ब्लीचिंग है, ये जो स्ट्रेस है, ये आगे चल करके कोरल्स के जीवन को समाप्त करने में भी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है या उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कोरल ब्लीचिंग को आप कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक चरण है कोरल्स की मृत्यु का। तो जैसे ही कोरल ब्लीचिंग होती है उसके बाद आपको इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जहां पर कोरल्स ही पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका जो जूओजेंथिल, हमने क्या बात की थी कि जूओजेंथिल बेसिकली यहाँ पर आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो कुछ फायदा जूओजेंथिल से होता है कोरल को। जैसे ही जूओजेंथिल बाहर निकल जाते हैं तो वो फायदा समाप्त हो जाता है, फिर उनका जो है जीवन भी कम हो जाता है। तो ये हमने देखा कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। अब इसके अलावा कोरल ब्लीचिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कोरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले दो टेक्नोलॉजीज आपको याद रखनी है जो कि कोरल ब्लीचिंग के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों टेक्नोलॉजीज पर सवाल आ सकते हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है आपका क्रायोमेश टेक्नोलॉजी। तो क्रायोमेश टेक्नोलॉजी क्या है, याद रखना है आपको। पहली टेक्नोलॉजी क्या है, पहली है आपका क्रायोमेश टेक्नोलॉजी। क्रायोमेश टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है आपका, इस टेक्नोलॉजी में आपका बेसिकली जो पॉलिप्स होते हैं या जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स का जो लार्वा है, कोरल्स के लार्वा को बेसिकली आपका 196 डिग्री पर स्टोर किया जाता है। और फिर जब धीरे धीरे इस जो बड़े होते हैं उसके बाद आप इनको और आगे चल करके वाइल्ड एरियाज में या फिर समुद्रों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है क्रायोमेश टेक्नोलॉजी। तो क्रायोमेश टेक्नोलॉजी क्या है, जब आप कोरल के लार्वा को -200 या -196 डिग्री पर स्टोर करते हैं तो फिर उसको आप कहते हैं कोरल या क्रायोमेश टेक्नोलॉजी। दूसरी आपकी टेक्नोलॉजी है बायोरॉक टेक्नोलॉजी। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इस पर सवाल भी आया हुआ है यूपीएससी में। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, इसमें आप आर्टिफिशियल कोरल बनाने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल कोरल बनाने की कोशिश की जाती है जो कि जो आपका नेचुरल कोरल है उसको और जल्दी ग्रो करने में मदद करती है। याद रखना है आपको, कोरल आपका कोरल ये जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है आपका क्रायोमेश टेक्नोलॉजी, दूसरी टेक्नोलॉजी है आपका बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपका जो कोरल है उसको ये जो कोरल रीफ है उसको आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है ताकि जो नेचुरल रीफ है वो अपने आप डेवलप हो सके, वो और तेजी से डेवलप हो सके। तो ये दो टेक्नोलॉजीज आपको याद रखनी है। फिर ग्लोबल लेवल पर कुछ मिशन है, जैसे इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है, ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म है। भारत की तरफ से भी एक मिशन शुरू किया गया था, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, जिसमें कोरल रीफ पर जो है ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको इस पूरी खबर के बारे में पता होनी चाहिए। तो कोरल रीफ के बारे में जो भी जरूरी बातें थी वो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है और उम्मीद है कि अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थ्रेट यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है, दो थ्रेट होते हैं यहाँ पर, एक आपका नेचुरल थ्रेट है, एक आपका एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट है, यानी कि इंसानों की वजह से जो पैदा होता है। नेचुरल थ्रेट अगर आप देखें तो जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो इनकी मृत्यु हो सकती है, अगर सेडिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिपोजिशन हो जाता है तो इनकी मृत्यु हो सकती है क्योंकि फिर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है, सैलिनिटी अगर बढ़ जाती है, पीएच अगर बढ़ जाता है तो फिर इनकी जो है मृत्यु हो सकती है, कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिल सकता है। नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक रीजन अगर आप देखें तो माइनिंग हो गया या बॉटम फिशिंग हो गया, जो है ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत बड़े एरिया में जो है सारा सामान निकाल लिया जाता है, तो इसकी वजह से कई बार जो आपके जो कोरल्स हैं उनको भी नुकसान होता है। इसके अलावा पॉल्यूशन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने कोरल्स के बारे में देखे, कोरल रीफ के बारे में देखे।
अब हम बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अपनी अगली खबर पे। तो अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली चर्चा में आई है क्योंकि सरकार की तरफ से आपका जो नई टेलीकॉम पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट यहाँ पर पेश किया गया है। इससे पहले वाली जो पॉलिसी थी वो 2018 में पेश की गई थी, यानी कि तकरीबन 6 से 7 सालों बाद सरकार जो है अब इस पूरे क्षेत्र को लेकर के नई पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। तो जाहिर तौर पर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो सरकार की तरफ से शुरू किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर हम चर्चा करेंगे। ये खबर आपको पेज नंबर 12 पर मिलेगी और आप इसको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले खबर पर अगर आप बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, टेलीकॉम पॉलिसी, तो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी जो है भारत की, उस पॉलिसी को कौन लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उस पॉलिसी को लाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन 7 वर्ष के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति यानी कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 जो है उसका मसौदा लेकर के आ रही है। उसके मसौदे को जारी कर दिया गया है, उसके ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी किया गया है ताकि आम जनता के जो भी आपके कमेंट हैं उन कमेंट्स को वेलकम किया जा सके, उन कमेंट्स को मंगाया जा सके ताकि इस पॉलिसी में और ज्यादा सुधार हो सके। पॉलिसी का लक्ष्य अगर आप देखें, सिंपल सा टारगेट है कि नवाचार संचालित यानी कि इनोवेशन बेस्ड या इनोवेशन पर आधारित सार्वजनिक रूप से सुरक्षित सतत रूप से नागरिकों को जोड़ने वाला दूरसंचार राष्ट्र का निर्माण करना। यानी कि इस पूरी पॉलिसी के माध्यम से भारत का टारगेट ये है कि हमको एक ऐसे नेशन के तौर पर अपने आप को डेवलप करना है जिस नेशन के तौर पर जिस नेशन के पास बहुत बेहतर दूरसंचार टेक्नोलॉजी मौजूद हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मौजूद हो, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन बेस्ड हो यानी कि जिसमें नई चीजें आपको देखने को मिले, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल रूप से सुरक्षित हो यानी कि सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित हो, तो उसमें सुरक्षा का भी इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा उसमें आपको सभी नागरिकों को जोड़ना है, इंक्लूसिव पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास टेलीकम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन के लिए बेहतर रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास जो है संसाधन है ही नहीं। तो डिजिटल डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है, डिजिटल डिवाइड के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमें समाप्त करना है और भारत में जो भी डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना है। अब पॉलिसी में क्या कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ पर रखे गए हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला टारगेट क्या है कि 2030 तक, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है कि 2030 तक भारत में भारत के हर एक व्यक्ति के पास 4G नेटवर्क होना चाहिए। ये पहला टारगेट है। क्या टारगेट है कि 2030 के आसपास 2030 तक भारत के हर एक व्यक्ति के पास 4G नेटवर्क का कवरेज होना चाहिए। 4G नेटवर्क का 100% जो आपका पेनिट्रेशन है उसका टारगेट रखा गया है और 5G नेटवर्क का 90% का टारगेट रखा गया है कि 2030 के आसपास भारत में 90% लोगों के पास 5G कवरेज होना चाहिए। तो ये टारगेट यहां पर रखा गया है। तो 4G को लेकर के क्या है, 100% कवरेज है और 5G को लेकर के 90% कवरेज का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा फाइबर के माध्यम से टावरों को कनेक्ट करने का भी टारगेट है। ये अभी क्या है, फाइबर के माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि नेटवर्क को कनेक्ट किया जाए। तो अभी ये 46% के आसपास है कि हमने अपने 46% जो टावर हैं उनको फाइबर के माध्यम से, फाइबर तारों के माध्यम से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर टारगेट यह है कि इस 46 को बढ़ा करके 80% के आसपास किया जाए। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में 1 मिलियन सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की भी योजना है। तो 1 मिलियन जो है यहाँ पर आपका वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ सैटेलाइट इंटरनेट को भी जहां पर संभव हो सके वहां पर बढ़ाने की कोशिश सरकार करने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो टारगेट है यहाँ पर पहले ज्यादा हुआ करता था, 2018 की जो पॉलिसी थी उसमें ज्यादा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको अब घटा करके 1 मिलियन कर दिया है। इसके अलावा अन्य बिंदु अगर आप देखें तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूरसंचार क्षेत्र में 10 लाख नए रोजगार का सृजन करना है, ये भी टारगेट रखा गया है। 2018 की पॉलिसी में थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, 2018 की पॉलिसी में 40 लाख के आसपास हुआ करता था, लेकिन नई पॉलिसी में इसको घटा करके 10 लाख कर दिया गया है। फोकस एरियाज अगर आप देखें तो दूरसंचार उपकरण निर्माण को 150% तक बढ़ाना है। याद रखना है आपको कि भारत में आपका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। भारत में सरकार अब क्या कोशिश कर रही है कि जो दूरसंचार उपकरण है, जो दूरसंचार या टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लगभग आपका 150% तक बढ़ाया जाए। तो 150% तक अगले 5 सालों में या 2030 तक इसको बढ़ाने का प्लान यहाँ पर सरकार लेकर के आई है। इसके अलावा नई नीति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकीकरण यानी कि आपका या जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने के लिए, और इसके साथ साथ आपकी जो 6G टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी भारत में बेसिकली आपका पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए लक्ष्य जो है डिसाइड किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपका इस पूरी टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं। इतना ही इस पूरी खबर में आपको देखने को मिलेगा।
चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगली जो हमारी खबर है, ये जो खबर है बेसिकली आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इम्पोर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। सबसे पहले ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला 2006 में मुंबई ट्रेन्स में ब्लास्ट हुआ था। सीरीज ऑफ ब्लास्ट आपको देखने को मिला था, जिस सीरीज ऑफ ब्लास्ट की वजह से तकरीबन 187 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 12 कन्विक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। 12 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था और 12 लोगों की गिरफ्तारी पर इन लोगों के खिलाफ जो है मकोका कानून के तहत जो है मामला चलाया जा रहा था। मकोका कानून यानी कि जो महाराष्ट्र का कानून है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका के तहत उन सभी लोगों पर जो है केस चलाया जा रहा था। इसके बाद ये मुकदमा जो है मकोका की स्पेशल कोर्ट में पहुंचता है। मकोका की जो स्पेशल कोर्ट है वो इन लोगों को गिल्टी मानती है और इनको सजा देती है। सजा कैसे दी जाती है? तो कुछ लोगों को यहाँ पर मृत्युदंड दिया गया था और कुछ लोगों को यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। फिर ये जो आपका डिसीजन है मकोका की स्पेशल कोर्ट का, इसको महाराष्ट्र हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट क्या करती है? महाराष्ट्र हाई कोर्ट इन सभी लोगों को, ये जो 12 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे मकोका कानून के तहत, इनसे मकोका चार्जेस को हटा देती है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि बेसिकली जो भी आपका राज्य प्रशासन है वो सही ढंग से साक्ष्य ही पेश नहीं कर पाया। केवल रीजनेबल डाउट के अलावा उनके पास और कोई भी साक्ष्य नहीं है कि इन लोगों ने इस क्राइम को कंडक्ट किया है। इसीलिए महाराष्ट्र हाई कोर्ट उन सभी लोगों को अक्विट कर देती है, यानी कि यहाँ पर उनको जो है बरी कर दिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवीन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले महाराष्ट्र हाई कोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी गई है। ये पूरा मामला जो है सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और ये कहा गया था कि सबसे पहले तो आप इस मामले पर रोक लगाइए और ये भी आप आदेश दीजिए कि इस पूरे मामले को आगे प्रेसिडेंट के तौर पर या एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि सोच करके देखिए कि आप महाराष्ट्र में ये जो कानून है मकोका कानून, ये बहुत सारे लोगों पर लगा हुआ है और अगर यहाँ पर महाराष्ट्र हाईकोर्ट की तरफ से मकोका कानून के तहत ये अक्विटेंस दे दिया जाता है या बरी कर दिया जाता है तो फिर और भी मामलों में ये जो है आपका लागू हो जाएगा। इसको प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत सारे मामलों में मकोका कानून को हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये याचिका जो है दायर की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कुछ खबर जो है वो आपके सामने निकल करके आई है। अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर यहाँ पर आपका थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में उनका जो बॉर्डर है वहां पर आपको थाईलैंड और कंबोडिया की जो फोर्सेस हैं उनके बीच में थोड़ी सी झड़प देखने को मिली, उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिली है। इतना ही आपको पता होना चाहिए, बाकी इस पूरी खबर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक मैप इनका एक बार देख लेते हैं। तो ये पूरा आपका रीजन है, यहाँ पर आपको म्यांमार मिलेगा, इससे थोड़ा सा आप इधर जाएंगे तो आपको अपना भारत मिलेगा। म्यांमार से नीचे अगर आप देखें तो ये पूरा कौन सा एरिया है, ये आपका थाईलैंड का इलाका है। तो याद रखना है आपको ये कौन सा थाईलैंड का इलाका है। यहाँ पर जो है बॉर्डर जो आपका सी वाला इलाका है, यहाँ पर आपको बैंकॉक मिलेगा। और थाईलैंड के साथ ही अगर आप देखें सीमा साझा करता हुआ कंबोडिया भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो याद रखना है आपको, इसके मैप को दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे पहले आपका भारत है, भारत के वहां पर आपको म्यांमार मिलेगा। इसके अलावा और इधर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले थाईलैंड मिलेगा, फिर आपको कंबोडिया मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो आपको लाओस मिलेगा और फिर उससे ऊपर अगर आप देखें तो आपको वियतनाम देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर पूरा आपका चाइना मौजूद है। तो ये ओवरऑल मैप यहाँ पर आपको याद रखना है। तो मैप को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर दिया गया है SC/ST एक्ट को लेकर के। तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 जो है उसमें बेसिकली यहाँ पर आपका मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि बेसिकली इस पूरे कानून के तहत अगर कोई भी केस किसी भी पुलिस थाने में दर्ज होता है तो उस केस में बिना एग्जामिन किए जो आपके पुलिस इंचार्ज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बिना प्रिलिमिनरी जांच किए, बिना प्रारंभिक जांच किए वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। तो ये बात मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा, या जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जो कानून का सेक्शन 18A क्लॉज 1 सब क्लॉज A जो है वो बेसिकली साफ तौर पर कैटेगोरिकली यानी कि स्पष्ट तौर पर ही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ SC/ST कानून के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो उस व्यक्ति की को जो है तुरंत गिरफ्तार करना अनिवार्य है, प्रारंभिक जांच की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर आपका मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। चलिए आगे बढ़े आप, अगली जो हमारी खबर है,
अगली खबर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली भारत की तरफ से कुछ बयान दिया गया है, जिस बयान में भारत ने कहा है कि भारत जो है पैलेस्टीनियन कॉज का समर्थन करता है और लगातार ये आग्रह किया जा रहा है, भारत की तरफ से ये कहा गया कि हम सीज फायर का समर्थन करते हैं, हम सीज फायर का समर्थन करते हैं और इस बात का भी समर्थन करते हैं कि जिन व्यक्तियों को, जिन इनोसेंट लोगों को हमास की तरफ से गिरफ्तार या हमास की तरफ से कब्जे में लिया गया था या उनको अगवा किया गया था, उन लोगों को तुरंत वापस छोड़ा जाए। तो इसको लेकर भी भारत सरकार की तरफ से बयान दिया गया है। अब इसको आप कह सकते हैं भारत की पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज किस लिहाज से आया है? इससे पहले अगर आपको याद हो तो बहुत सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आए थे, जिन प्रस्तावों में हमने देखा था कि भारत ने, जिन प्रस्तावों में सीज फायर को लेकर के बात हुई थी कि इजराइल के खिलाफ दबाव बनाने को लेकर के बात हो रही थी कि इजराइल पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि वो सीज फायर को इंप्लीमेंट करे। लेकिन उस समय जो है जब ये प्रस्ताव आए थे तब भारत ने इन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने से, इन प्रस्तावों का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। भारत ने ना तो इनका समर्थन किया था ना इनका विरोध किया था। तो भारत ने बेसिकली क्या, अब्सटेन कर लिया था, वोट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर भारत अपने बयान में कैटेगोरिकली स्पष्ट तौर पर ये कह रहा है कि बेसिकली हम जो है सीज फायर का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर आपका पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा। पहले भारत स्पष्ट तौर पर इसको कहने से बचता था, लेकिन अब भारत ने स्पष्ट तौर पर इसको दोहरा दिया है। चलिए आगे बढ़े आप। अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका भारत और मालदीव को लेकर के है। आपको पता होगा, पहले भी हमने इस पर बात की थी कि मालदीव का तकरीबन आपका 60वां इंडिपेंडेंस डे जो है वो कल मनाया जाएगा। कल जो है उसका 60वां इंडिपेंडेंस डे का आयोजन होगा और भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो मालदीव की यात्रा करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर ये यात्रा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत और मालदीव के संबंध जो है वो अपने सबसे संकटग्रस्त दौर से गुजर रहे हैं, सबसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं। आपको याद होगा जब मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं मोइजू, वो बेसिकली जब अपनी राष्ट्रपति के लिए कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया था, उन्होंने नया अभियान शुरू किया था जिसका नाम था इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन में के तहत उन्होंने मालदीव और भारत के जो भी संबंध रहे हैं, जहां पर भारत मालदीव की मदद करता था, उन संबंधों को समाप्त करने को लेकर के बात की थी। और इसके साथ साथ उन्होंने चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को काफी ज्यादा मजबूत किया था। अब इसके बाद बेसिकली उनके कई जो मंत्रियों थे उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ बयान दिए, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत बातें की। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो बयानों में थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि संबंधों में सुधार किया जाए और उसी प्रयास में आपको ये यात्रा भी देखने को मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़े आप। अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने मिनिस्टर फॉर स्टेट जो हैं उन्होंने बेसिकली कुछ डेटा यहाँ पर शेयर किया है, जो लोकसभा में लिखित डेटा यहाँ पर पेश किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वे के आधार पर, जो ये बताता है कि भारत में तकरीबन आपका 95% घर ऐसे हैं जहां पर आपको शौचालय देखने को मिलेगा, जहां पर टॉयलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि भारत में तकरीबन 95% घर ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में 39.9 या आप कह सकते हैं 40% घर ऐसे हैं जिन घरों में कचरे को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के तौर पर सेग्रीगेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से आप इसको लिख लीजिए कि 40% भारत में घर ऐसे हैं जहां पर कचरे को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के तौर पर जो है कैटेगराइज किया जाता है और 95% घरों में आपको टॉयलेट देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट, ये दो खबरें आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अखबार जो पेज था उसमें थी। खबरें जानना जरूरी नहीं है, ये जो आपका जो पहली जो खबर है वो नाइजीरिया को लेकर के थी और दूसरी खबर केन्या को लेकर के थी। खबर बेसिकली कुछ लड़ाई वड़ाई हुई थी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन एक बार अगर आप देख लें, सबसे पहले नाइजीरिया की अगर आप बात करें, नाइजीरिया आप कह सकते हैं कि ये आपका दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं। यहाँ पर आप देखें नाइजीरिया आपको इस तरफ मिलेगा और जबकि केन्या जो है वो आपको अफ्रीका में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लोकेशन दोनों की अलग अलग है। तो अगर आप लोकेशन देखें तो ये यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका नाइजीरिया है और ये यहाँ पर केन्या है। तो अब नाइजीरिया के आसपास की कंट्रीज एक बार अगर हम देख लें, सबसे पहले नाइजीरिया जो है ये आपका अटलांटिक ओशन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैमरून देखने को मिलेगा, चाड देखने को मिलेगा और इसके अलावा नाइजीरिया यहाँ पर मौजूद है, नाइजीरिया यहाँ पर है, ये आपका नाइजर आपको मिलेगा। इसके अलावा नाइजर आपका एक और देश जो इसके साथ सीमा साझा करता है वो है बेनिन। तो बेनिन भी है यहाँ पर। ये चार देश जो हैं आपको याद रखने हैं, इनके नाम बेनिन है, नाइजर है, चाड है और कैमरून है। उसके अलावा अटलांटिक ओशन है। तो ये कुछ देश आपको याद रखने हैं। इसके आसपास के और कुछ देश अगर हम देख लें तो टोगो भी यहाँ पर आपको मिलेगा।
इक्वेटोरियल गिनी यहाँ पर आपको मिलेगा, कोट दी आइवरी यहाँ पर आपको मिलेगा, घाना है, बुर्किना फासो है, माली है, और तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं केन्या की तरफ। केन्या अगर आप देखें, केन्या बेसिकली हमने ये क्या देखा था कि ये जो आपका नाइजीरिया है ये सीमा साझा करता है अटलांटिक ओशन के साथ, और केन्या जो है ये सीमा साझा करता है इंडियन ओशन के साथ। तो केन्या की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनमें आपको सोमालिया मिलेगा, इथोपिया मिलेगा, साउथ सुडान है, साउथ सुडान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है और तंजानिया है। ये कुछ देश जो है बेसिकली आपका सीमा साझा करते हैं केन्या के साथ। तो इन दोनों देशों की लोकेशन आपको याद रखनी है, बाकी खबर क्या चर्चा में आई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ क्लैशेस आपको देखने को मिले थे, क्लैशेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी लोकेशन क्या है। तो ये हमने इनकी लोकेशन को एक बार देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हमारा जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि बायो रॉक तकनीक जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए है हमारा खनिजों के लिए, खनिजों की खोज के लिए, ऑप्शन बी कोरल रीफ पुनर्स्थापना के लिए, ऑप्शन सी कृषि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन डी समुद्री जल को पानी पीने योग्य पानी में बदलने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका जो बायो रॉक टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। हमारे कई साथियों ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। तो हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी चीजें हमने वीडियो में डिस्कस की हैं वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आज फ्राइडे है और आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो मंडे टू फ्राइडे लाइव होता है, सैटरडे संडे को प्रोग्राम लाइव नहीं होता है। लेकिन इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 2 दिन की जो खबरें होने वाली हैं उनको हम मंडे में कवर करेंगे, तो उसको लेकर के आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सारी खबरें यहाँ पर कवर की जाएंगी। सैटरडे और संडे की जो भी खबरें हैं वो खबरें आपको मंडे को जरूर देखने को मिलेंगी, और इसीलिए मंडे का प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज्यादा खबरें होती हैं। तो इसके लिए आपको जो है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हमारा प्रोग्राम रोज सुबह 9 बजे लाइव होता है। आप इस प्रोग्राम से 9 बजे जो है जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे लाइव होता है, सैटरडे संडे लाइव नहीं होता है। कई साथी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, 2 साल हो चुके हैं, आप अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सैटरडे संडे को क्यों नहीं आता है या सैटरडे संडे की क्यों वीडियो नहीं आई है। तो ये चीज आपको एक बार फिर से यहाँ पर बता दी गई है। और इसी नोट के साथ करते हैं आज की वीडियो को समाप्त। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।